मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का दूसरा चैप्टर वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में 2 लेक्चर हमने आपको पढ़ाया। अब उसके बाद हम लोग आज आगे जो है बढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी कि 2 आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना, याद होगा आपको। 2 केस हमने आपको बताया था। पहला केस था कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं और दूसरा केस था कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। यहां तक आपका हो गया था, ठीक। चलिए इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगली हेडिंग आपकी ये है, हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। छोटी सी हेडिंग है, देखें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर आप किसी भी आवेश को रखेंगे तो हमेशा उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। कोई नई बात नहीं है, आप ये बात पहले से जानते हैं कि किसी भी आवेश को अगर आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। अब कितना बल कार्य करता है आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको हम ले दे करके 2-3 पॉइंट, हाँ 3 या 4 पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, सबसे पहला पॉइंट है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर सदैव एक बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर सदैव एक बल कार्य करता है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। अब दूसरे पॉइंट में देखें कितना बल कार्य करता है, समझिएगा। हमने आपको बताया था E बराबर F अपान Q से, सूत्र आपको याद होगा। E बराबर F बटा Q से, यहां पर आप Q0 भी लिख सकते हैं, तो यहां पे हम Q0 नहीं Q लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। E बराबर F बटा Q से, तो यहां से आपका आ जाएगा F बराबर आपका आ जाएगा Q इंटू E। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर हमेशा बल कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात, कितना बल कार्य करता है, उसका आंसर है F बराबर QE। अब देखिए तीसरी बात यह है कि बल हम सदिश राशि है, बल में दिशा होती है, ठीक है। तो बल की दिशा अब आपको हम बता दें, देखिएगा तीसरा पॉइंट आपका यह है कि तीसरे पॉइंट में आपको हम बल की दिशा बता रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र है, याद करिए हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को रेखा की सहायता से हम लोग व्यक्त करते हैं। देखिए ये है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल E है। वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की क्या पहचान है, अगर तीर के बीच की गैपिंग बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और अगर गैपिंग बराबर नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र असमान होगा। ये है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल E। अब इसमें हमने 2 आवेश रखा, एक रखा है प्लस Q, उसके बाद दूसरा रखा है -Q, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों आवेश पर बल कार्य करेगा, कोई भी आवेश हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वैद्युत क्षेत्र में हमेशा उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग वैद्युत बल बोलते हैं। उस बल का मान होता है F बराबर कितना, QE। अब देखिए दिशा क्या होगी, जो धन आवेश होता है, धन आवेश पर बल कार्य करता है क्षेत्र की दिशा में। ये देखिए इधर कार्य करेगा, कितना, F बराबर QE, ठीक। और उसके बाद जो ऋण आवेश होता है उस पर बल कार्य करता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इधर। ये देखिए इधर, इस पर भी बल लगेगा, F बराबर बताओ कितना, Q इंटू E। बताओ समझ पूरी बात आई कि नहीं आई। तो 3, हाँ इसी बात को यहां पर हम शब्दों में लिख रहे हैं, उसी के आगे हम शब्दों में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि धन आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, ठीक, जबकि
जबकि ऋण आवेश पर वैद्युत बल, जबकि ऋण आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। ऋण आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। ठीक, इतनी जानकारी हमने आपको बताई। तो आपने इस हेडिंग में क्या क्या सीखा, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी 3 बातें हमने आपको बताई। पहली बात, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर हमेशा बल कार्य करता है। दूसरी बात, कितना बल कार्य करेगा, आंसर है F बराबर QE। तीसरी बात, बल की दिशा बताइए, धन आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। कितने पॉइंट हुए आपके, 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद देखिए 1 पॉइंट आपका और है, चौथा पॉइंट आपको बता दें तो याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर हमेशा बल कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपका 4। चौथा पॉइंट आपका ये है, चौथा पॉइंट आपका यह है कि न्यूट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रिनो कण होता है। न्यूट्रिनो का प्रतीक होता है ये न्यूट्रिनो है, कामा एंटी न्यूट्रिनो, ये देखिए इसका प्रतीक होता है न्यू बार। न्यूट्रॉन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिनो, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो तथा सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे आप जानते होंगे, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे में कौन कौन आते हैं, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। गामा, उसके बाद यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी हो गई। उसके बाद आपका दृश्य प्रकाश, औरक्त किरणें, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। ये देखिए इतनी 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी मिलकर के होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। 7 ही हो गई। उसके बाद 8 9 और 10, ये 10 के 10 लोग उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो जब ये उदासीन होते हैं, अतः ये लोग जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं इन पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। तो ये यहां पर आगे लिख रहे हैं उदासीन होते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र में इन पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, इन पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। तो याद रखिएगा, ये है आपका पॉइंट नंबर 4। ये जो 10 के 10 लोग हैं ये उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं होता, अतः ये लोग जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में आया है आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, कि यक्ष किरणें वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उसके बाद 4 ऑप्शन, इसका आंसर है कि वह अपने पथ से विचलित नहीं होगी, जैसे प्रवेश की थी वैसे अपने मार्ग पर सीधे निकल जाएगी, क्योंकि यक्ष किरणें उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है, अतः वैद्युत क्षेत्र में इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कार्य करता है, तो जिस पर आवेश नहीं होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो चलिए अब आप बताइए एक बार फिर से, इस हेडिंग से आपको छोटी छोटी कितनी जानकारी प्राप्त हुई, आंसर 4। पहली जानकारी है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर सदैव बल कार्य करता है। नंबर 2 कितना, आंसर F बराबर QE।
तीसरा, दिशा बताइए, तो धन आवेश पर बल कार्य करेगा क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर बल कार्य करेगा क्षेत्र के विपरीत। चौथी बात, 10 लोग उदासीन होते हैं, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो 3 हो गए और विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 हो गई। ये उदासीन होते हैं, अतः इन पर वैद्युत क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करेगा। बताओ, सारी बातें क्लियर हो गई हैं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर हमेशा बल कार्य करता है कितना? आंसर यह बराबर की हुई। किधर कार्य करता है? धन आवेश पर बल कार्य करता है क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत। अगली हेडिंग देखें, अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश 3 प्रकार से, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश 3 प्रकार से गति कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश 3 प्रकार से गति कर सकता है। कैसे कैसे आपको हम दिखाते हैं। तो कोई भी आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में कितने प्रकार से? 3 प्रकार से भाई गति कर सकता है। पहला ये होता है समांतर गति, उसके बाद दूसरा होता है लंबवत गति, उसके बाद नंबर 3 होता है थीटा कोण पर गति। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण 3 प्रकार से गति कर सकता है। तीनों हम आपको पढ़ाएंगे। एक होता है समांतर गति, एक होता है लंबवत गति, एक होता है थीटा कोण पर गति। इसमें जो लंबवत गति है, इसका निगमन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लंबवत गति है इसका निगमन डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है जब भी आएगा 3 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, चलिए, तो कोई भी आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में 3 प्रकार से गति कर सकता है, एक समांतर, एक लंबवत, एक थीटा कोण पर गति। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी गति? समांतर गति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें, तो कोई भी आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में 3 प्रकार से गति कर सकता है भाई। चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग होगी जब आवेशित कण की गति, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक, देखिए इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज particle is parallel to electric field। चलिए सबसे पहले हेडिंग है जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो इसमें क्या क्या होगा आइए एक एक करके देखते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की क्या पहचान होती है? तीर के बीच की गैपिंग बराबर होती है। ये देखिए माना एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका कैपिटल ई है, ये जिसकी दिशा बोर्ड में पश्चिम से पूरब की ओर है। जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कागज, आप बोर्ड पर नहीं, आप लिखेंगे कागज के तल में पश्चिम से कहां है? पूरब की ओर है। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जिसकी दिशा बोर्ड के तल में बताओ पश्चिम से कहां है? पूरब की ओर है। अब इसमें कोई आवेशित कण आ रहा है, माना इसमें कोई आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान है m और आवेश है q। ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ये वैद्युत क्षेत्र के, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के समांतर ये देखिए अंदर गया है। माना कितने वेग से अंदर गया है? u वेग से अंदर गया, u वेग से। समांतर बताओ सबको लग रहा है कि नहीं? क्यों नहीं लग रहा है? कि जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ही प्रवेश कर रहा है। तो क्या मानेंगे आप? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में पश्चिम से पूरब की ओर है जिसमें यम द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर कितने वेग से? u वेग से प्रवेश करता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाने के बाद इसका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा, इसका क्या हश्र होगा, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। यही सब हमें अध्ययन करना है कि अंदर जाने के बाद इसका क्या हाल होगा, ये किस रास्ते पर चलेगा, इसका पथ क्या होगा, किसका, ठीक है, कैसे कैसे ये गति करेगा, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। तो आइए पहले मान करके प्रवेश करवाएं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आइए क्या माना जाए बताइए। मानने वाला कार्यक्रम आपको रट गया होगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, ठीक है। आप लिखेंगे कागज के तल में, लिखेंगे, हम भी लिख रहे हैं, कागज के तल में पश्चिम से पूरब की ओर है। कागज के तल में कहां है? पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक। जिसमें यम द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर, कोई कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर u वेग से प्रवेश करता है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर u वेग से प्रवेश करता है, ठीक है। अब प्रवेश करने के बाद उसका क्या हाल होगा, क्या कैसे कैसे क्या होगा, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। तो आप इतना पहले लिखें, तब उसके बाद आगे क्या होगा आपको हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लें, उसके बाद नोट कर लिए हो तो हटा दें इसको। देखें तो माना यम द्रव्यमान एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में पश्चिम से पूरब की ओर है जिसमें यम द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर u वेग से प्रवेश करता है, ठीक। तो चलिए अब आगे क्या होगा आप एक एक करके देखें। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उस पर क्या लगता है? आंसर बल लगता है, बल, ठीक। अच्छा, कितना बल लगता है? उसका मान होता है F बराबर QE। किधर लगेगा? क्षेत्र की, अगर प्लस है तो क्षेत्र की दिशा में, अगर माइनस है तो क्षेत्र के विपरीत। तो चलिए जैसे ही आपका कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो आइए बल लगवाते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला वैद्युत बल, कण पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर बोलो, F बराबर QE, सही बात है। और किधर लगेगा? क्षेत्र की दिशा में लगेगा क्योंकि ये धन आवेश है। तो ये देखिए इस पर जो बल लगेगा बताओ क्षेत्र की दिशा में, ये देखिए ये लगा, ये बताओ कितना बल लगा? F बराबर बताओ Q इंटू E, ये देखिए इतना बल लगा है।
तो ये जो बल है ये कण को पकड़कर खींच देगा, कण को पकड़कर खींच देगा, तो कण तेजी के साथ बताओ बिना अपने पथ से विचलित हुए बताओ बाहर निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया, और जब कण बाहर निकलेगा तो इसका वेग u से बदलकर हमने मान लिया कितना हो चुका है u डैश। तो आपने क्या देखा, जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया, कण पर क्या लगा वैद्युत बल कितना, यह बराबर क्यू ई, किधर क्षेत्र की दिशा में। तो वह जो बल है वो कण को पकड़कर खींच देगा, कण की गति को बढ़ा देगा, और कण अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अब सुनिए, जहां बल है वहां त्वरण है। अब हम कह सकते हैं इस बल के कारण, इस बल के कारण कण में उत्पन्न त्वरण, त्वरण ए बराबर आप जानते होंगे होता है F बटे m, न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर यम होता है ना। तो यहां से a का मान निकालोगे, a बराबर F बटे यम, याद आया। तो चलिए a बराबर F बटे यम, तो a बराबर आपका आ जाएगा यहां से F की जगह पर बताओ QE बटे यम, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। तो कण पर बल लगा है F बराबर QE, और इस बल के कारण कण में उत्पन्न त्वरण A बराबर QE बटे यम। अब हम कह सकते हैं इस त्वरण के कारण कण बिना अपने पथ से, बिना अपने पथ से विक्षेपित हुए, बिना अपने पथ से विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, और कण का पथ सरल रेखा होगा। कण का पथ बताओ क्या होगा, सरल रेखा होगा। ठीक, इतनी जानकारी आपकी है। तो आपने क्या सीखा, जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया उस पर बल लगा है F बराबर QE, त्वरण बोलो QE बटे यम। क्या अंजाम हुआ, कुछ नहीं हुआ, कण अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गया, और कण का पथ क्या होगा, आंसर सरल रेखा। अच्छा, अब उसके बाद आगे एक पॉइंट आपको हम और बताते हैं। अब आप न्यूटन को याद करिए, न्यूटन अंकल को, न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने कहा था कोई भी कण या कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गतिमान है तो गति के 3 समीकरण लागू होते हैं। तो यहां भी देखें, कण सीधी रेखा में गतिमान है, अतः गति के तीनों समीकरण लागू होंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर मैं लिख रहा हूं कि कण की गति सरल रेखी है, कण की गति सरल रेखी है, अतः गति के तीनों समीकरण लागू होते हैं, अतः गति के तीनों समीकरण लागू होते हैं। कौन कौन समीकरण है, पहला समीकरण लगा दो v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। आप तीनों समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है, जहां, कहां, जहां क्या, जहां a बराबर a की जगह पर बताओ क्या रखोगे, QE बटे यम। जहां जहां सूत्र में a आया है उसके जगह पर क्या रखोगे, QE बटे यम। बस हेडिंग खत्म, ये वाली हेडिंग आपकी समाप्त हो गई। अब आप जरा हमको बताइए कि आपने इस हेडिंग से क्या क्या सीखा। देखिए, आपको एक बार हम रिपीट कराते हैं। जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में समांतर प्रवेश करेगा, सबसे पहले उस पर बल लगेगा F बराबर QE। दूसरी बात, कण में उत्पन्न त्वरण होगा QE बटे यम। तीसरी बात, कण अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा, कण की गति सरल रेखा, कण का जो पथ होगा वो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होगा।
इसकी अब चौथी बात, चूंकि गति सीधी रेखा में हो रही इसलिए हम लोग गति के तीनों समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समीकरण में जहां जहां ए आया है उसके जगह पर रखेंगे QE बटे यम। ये पूरी जानकारी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपको हम और बता दें। देखें, सवाल लगाने के लिए थोड़ा सा हम आपका काम आसान कर दें। छोटा सा पॉइंट है, देखें, नोट करके आपको हम बता रहे हैं, नोट करके। देखें, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ए की जगह पर रखेंगे QE बटे यम, यही रखेंगे ना। अब देखिए, ज्यादातर सवाल 99% सवाल इसके जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए बनते हैं। न्यूट्रॉन के लिए सवाल बनेगा नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन है। प्रोटॉन के लिए भी ज्यादातर सवाल नहीं बनता क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में कैद है, बंद है। तो गति कौन करता है बार बार? इलेक्ट्रॉन। तो जब 99% सवाल आपके इलेक्ट्रॉन के बनते हैं। तो अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आपको Q भी पता है, इलेक्ट्रॉन का यम भी पता है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन का Q बटे यम का मान निकाल के रट के बैठ जाएं, इससे सवाल लगाने में आसानी होगी। तो आइए अब आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, देखना ध्यान से। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। देखें, Q बटे यम बराबर आपके सामने दिखाते हैं। Q का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो भाई 9.1 गुणे 10 की पावर -31। इसको सॉल्व करेंगे ना तो Q बटे यम बराबर आपका आ जाएगा 1.76 गुणे 10 की पावर 11। तो आज के बाद सब लोग इसको रट डालिए, तुरंत रटिए। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन का Q बटे यम कितना होता है? 1.76 गुणे 10 की घात 11। मात्रक हम नहीं लिखे हैं, मात्रक इसका होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। मात्रक होगा किलोग्राम बटे कूलाम बटे किलोग्राम। तो जब आप चाहे तो आगे मात्रक लगा सकते हैं। Q बटे यम का मान होता है 1.76 गुणे 10 की घात 11। अच्छा, एक बात और इधर देखें, जानकारी आपको बता दें। Q बटे यम को इलेक्ट्रॉन का Q बटे यम को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। Q बटे यम को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी मान लिया आ गया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, तो याद रखना ये जो Q बटे यम होता है इसी को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो ये था आपका एक प्रकार से गति हो गई कि जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। चलिए, समांतर गति हो गया, आप सब कुछ सीख गए। अब आइए इस पर आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं। हालांकि एग्जाम्पल बहुत ही कठिन पेपर में आया था, IIT का क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था, आंसर में आपको IIT का मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कहीं का भी हो इससे मतलब नहीं है, चूंकि हमारे काम का है, हमारे टॉपिक का, इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको हम कराना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल में ज्यादा भाषा नहीं है, चित्र से ही एग्जाम्पल को आपको हम समझा करके बताते हैं। देखिए, पेपर में सवाल ये पूछा गया था, ये देखिए ये दो छड़ हैं, ये देखिए दो छड़ हैं और इस छड़ के बीच में उत्पन्न है वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इस छड़ के बीच में क्या उत्पन्न है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो नीचे की ओर है, ये देखिए ऐसे, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र ये। और मान लिया आपका वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। सवाल को ध्यान से समझिएगा, ये दो छड़ है, इनके बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E उत्पन्न किया गया है, जिसकी दिशा बोर्ड में ऊपर से कहां है? नीचे की ओर है। अब देखें, यहां से छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहां से किसको छोड़ा गया? इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया। उसी समय यहां से प्रोटॉन को छोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, जिस समय यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया उसी समय यहां से प्रोटॉन को छोड़ा गया।
अब आप बताइए क्या होगा, आंसर बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन प्लस है कि माइनस, आंसर माइनस है। तो अभी अभी मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं कि ऋण आवेश पर जो बल लगता है बताओ क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, अर्थात ऊपर की ओर लगेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर बल ऊपर लगा। अब बताइए प्रोटॉन धन आवेश है, प्रोटॉन पर जो बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो प्रोटॉन पर जो बल लगा बताओ कहां लगा, ये देखो नीचे लगा, लगा कि नहीं लगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, प्रोटॉन नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन आकर के यहां टकराएगा और प्रोटॉन आकर के यहां टकराएगा। तो पूछा गया है कि पहले कौन टकराएगा, क्या पूछा गया है, पहले कौन टकराएगा, ये सवाल है। तो सवाल को हम लिखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ छोड़ा गया, एक साथ छोड़ा गया। पूछा गया है पहले कौन टकराएगा, ये आपका सवाल है। तो चलिए इसको आपको हम हल करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें, ध्यान से समझिएगा। जैसे पूछा गया है कि पहले कौन टकराएगा, तो इसका आंसर जानते कौन देगा, इसका आंसर देगा समय। पहले कौन टकराएगा, इसका मतलब समय पूछा, पहले कौन पहुंचेगा। जैसे आपसे हम कहें कि दो छात्र हैं, एक साथ यहां से इसी कोचिंग से निकले हैं और दोनों को यूनिवर्सिटी पहुंचाना है। हमने आपसे पूछा कि दोनों में से यूनिवर्सिटी कौन पहले पहुंचेगा, ठीक। और बाकी हम तुमको कुछ नहीं बता रहे हैं कि दोनों किस रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों किस चीज से जा रहे हैं, दोनों कैसे जा रहे हैं, केवल इतना सवाल। दो छात्र निकले हैं, निकले एक साथ हैं, दोनों यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी पहले कौन पहुंचेगा, बस इतना पूछा गया। इसका सीधा जवाब है कि यूनिवर्सिटी पहले वही पहुंचेगा जिसके पहुंचने का समय कम होगा, यही जवाब है, ठीक है। और दुनिया भर के इसके बहुत सारे आंसर सब लोग अपना सोच रहे होंगे। जैसे कोई कहेगा जिसका वेग ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, हो सकता है जिसका वेग ज्यादा है वो घूम करके जा रहा हो, तो क्या हो सकता, समझ गए ना। इसका सारे आंसर गलत है, केवल एक आंसर सही है कि पहले वह पहुंचेगा जिसके पहुंचने का समय कम होगा। वही हाल यहां पर है। पूछा गया है पहले कौन टकराएगा, इसका आंसर है जिसके टकराने का समय कम होगा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। अगर आप समय निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं कि इसमें देखिए सवाल में गति समांतर हो रही है, तो आप गति के तीनों समीकरण लगा सकते हैं। तो हमारे पास तीन समीकरण है। अब आइए देखिए, पहला लगता है कि दूसरा कि तीसरा। आइए देखा जाए कि क्या क्या हमको पता है। देखें, जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ छोड़ेंगे तो जब दोनों गति करना शुरू कर देंगे, जब गति करेंगे तो उनका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। गति के समीकरण में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में है, उसके बाद चलना शुरू करे तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। अब बताइए, आपको u का मान 0 है, ठीक है। ये दूरी हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताओ कितनी है, यस है। अब आप हमको खुद बताइए, जरा हमको आप सलाह दें। आपको यस पता है, आपको u पता है और आपको समय t निकालना है। अब आप हमको सलाह दें, ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें यस ut तीनों आता है, जिसका जवाब है दूसरा। दूसरा ही एकमात्र ऐसा समीकरण है जिसमें यस ut तीनों एक साथ आते हैं और बाकी किसी में तीनों एक साथ नहीं आते हैं। तो आइए हम लोग गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। तो आइए बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से क्या है समीकरण, यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यस बराबर u का मान 0 है प्लस 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर। 2 से गुणा करिए, बताओ 2s बराबर at स्क्वायर।
टी स्क्वायर बराबर 2s बटा ए, तो बताओ टी बराबर अंडर रूट आपका आ जाएगा 2s बटा ए, और ए की जगह पर बताओ भाई क्या रखोगे, भूल गए कि याद है कि वही बटे यम रख दें, तो रखेंगे। अब आपका आ जाएगा टी बराबर अंडर रूट 2s बटे क्यू ई बटे यम, यम कहाँ जाएगा ऊपर, अब आ जाएगा 2s यम बटे क्यू इंटू ई, ये आया आपका टकराने का समय 2sm अपान क्यू इंटू ई। यहां तक समझ में आया? अच्छा अब आइए आपको हम बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत पहले पूछा गया था ये। तो चलिए बताइए, तो टकराने का समय आपका आ गया है टी बराबर अंडर रूट 2sm अपान क्यू इंटू ई आया। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए बताओ यस क्या है, समान, यस बताओ क्या है, दोनों के लिए समान है, बोले हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश क्यू भी क्या होता है, समान होता है, पता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश आपस में बराबर होते हैं, अंतर है इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए ई का मान भी समान है, ये देखें, मतलब ये तीनों के तीनों नियत हो गए, सब तीनों दोनों के लिए समान है। इसका मतलब अब बताइए समय की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, यम के। अब हम कह सकते हैं टी समानुपाते अंडर रूट यम, ये देखें। तो आज बताओ समय की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, द्रव्यमान के कंधों पर है। तो इसका आंसर है कि भैया जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके टकराने का समय भी कम होगा और वह पहले टकराएगा। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका द्रव्यमान कम होता है, किसका द्रव्यमान कम होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। पहले दिन जब मैं आप चैप्टर शुरू किया था, पहले दिन हमने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का द्रव्यमान बोर्ड पर लिख करके बताया था। हमने कहा था कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। तो बताइए सॉरी बोलिए, तो सबसे पहले कौन टकराएगा? आंसर बताओ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन टकराएगा। सवाल बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए खतरनाक सवाल आया था, ये समांतर गति का आपका सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए समांतर गति आपकी हो गई, चलिए ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी दो केस आपके बाकी है, एक लंबवत गति है, एक थीटा कोण पर गति, इतना आप तैयार कर लें। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे लंबवत गति, ठीक है। धन्यवाद।